हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू स्टडी हमारे साथ। मैं हूं देवेंद्र सिंह। चलिए डिस्कस करते हैं हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये सेट 4 है, सेट 3 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर और अब मेरी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यूपीएससी, आईएएस, यूजीसी नेट के लिए खास तौर से बनाए गए क्वेश्चंस हैं। स्टेट पीसीएस, एनडीए, सीडीएस सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाइए, सर्च करिए @देवेंद्र सर और स्टडी हमारे साथ चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी बहुत अच्छे हैं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ये सब आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए है नागालैंड, बी ऑप्शन है त्रिपुरा, तीसरा ऑप्शन है मणिपुर या फिर चौथा ऑप्शन है मिजोरम में। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, जिया तरंग आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। जिसका आंसर सबसे अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा फैक्ट के साथ आंसर दिया होगा, उसके आंसर का स्क्रीनशॉट को मैं अपनी अगली वीडियो में नाम के साथ फीचर करूंगा और इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? अगस्त प्रस्ताव, आईएनए मुकदमा, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग विद्रोह। ठीक है, हमने इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। जल्दी से आप इनको अपनी पेन और नोटबुक साथ में लेकर बैठ जाइए और आपको जो भी फैक्ट अच्छा लगता है, जिसको आपको लगता है कि ये नया फैक्ट है मेरे लिए, उसको आप ज़रूर नोट कीजिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो अगस्त प्रस्ताव कब शुरू हुआ था? इसको लेकर आए थे 1940 में। तो आईएनए मुकदमा ये हुआ था 1945 में। ठीक है, 1945 में। भारत छोड़ो आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए। 1942 में इसको शुरू किया गया था। और रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग विद्रोह ये कब हुआ था? और ये हुआ था 1946 में। और इस प्रकार हम इसका यदि मिलान करें तो ये बनेगा ऑप्शन ए, 1, 3, 2 और 4। यहाँ पर है राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। 56 क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन एक निरूपित करता है? हमने यह बताना कि 4 स्टेटमेंट से ऐसी कौन सी एक स्टेटमेंट है जो उग्रवादी विचारधारा से मिलती जुलती है। ठीक है, ऑप्शन ए है आयातित वस्तुओं पर देशिज वस्तुओं को प्रेशर देकर देशिज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना। बी ऑप्शन है संवैधानिक साधनों का जाचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जो हम संविधान को मानते ही नहीं है, लेकिन ऐसी जाचिकाएं के स्थान पर हम आक्रामक तरीके से उसको हम फॉलो करना चाहते हैं, तो क्या ऐसी विचारधारा उग्रवादी विचारधारा हो सकती है? अगला ऑप्शन है सी, देश को आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना। तो और 4D ऑप्शन है सैनिक विद्रोह द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारतीय राज्य प्रवर्तन संगठित करना। तो एक ही ऑप्शन है, एक ही स्टेटमेंट है जो उग्रवादी विचारधारा से लगती है और यह है ऑप्शन बी, संवैधानिक साधनों के और जाचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। यहाँ पर है राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। 57वां क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलाना है और ये चीज़ें याद रखने से होती हैं तभी जब आप प्रैक्टिस करते हैं। बार बार प्रैक्टिस करिए, फिर क्वेश्चन सारे सॉल्व होते चले जाएंगे। तो ऑप्शन एक में है थियोडोर बेक। जो थियोडोर बेक थे ये मोहनमंडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से संबंधित थे। यहाँ पर सीधा सही ऑप्शन है इसका। और एल्बर्ट बिल आया था लॉर्ड रिपन के टाइम पे। और फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। ठीक है, ये बिल्कुल सही तीनों स्टेटमेंट है। अगली स्टेटमेंट है बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं थे। तो ये बदरुद्दीन तैयब जी कौन थे? ये बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष हुए हैं, राइट। और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन, थर्ड अधिवेशन, आप ये जरूर याद कर लेना। तीसरा अधिवेशन जो था 1887 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मद्रास में। ठीक है, ये मद्रास में जब ये अधिवेशन हुआ था उसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी। ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे और इसलिए इसका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा केवल 3। ये इससे संबंधित नहीं है, मुस्लिम लीग से नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। और 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 केवल डी ऑप्शन में है। यहाँ पर है इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कांग्रेस अपने पतन की कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी ये महत्वाकांक्षा है इसके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बांटने की। और यह कथन किसका है? हमने ये कथन बताना है कि ये इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा कौन रखता था उस समय। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन या फिर उपरोक्त में से किसी का हाथ नहीं था इसमें। तो लॉर्ड कर्जन का समय जो था 1899 से लेके 1905, उस समय अंग्रेज़ों का जो रुख था कांग्रेस के प्रति, पहले तो सहयोग देते थे एक दूसरे को, लेकिन बाद में आगे चलकर उनका जो सहयोग देने का जो मन था वो चेंज हो गया। वो चाहते थे कि कांग्रेस ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है लॉर्ड कर्जन की, यहाँ पर है राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए। 59th क्वेश्चन, गदर पार्टी का नेता कौन था? भगत सिंह, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक या फिर ऑप्शन डी है वीडी सावरकर। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, लेकिन गलती कहाँ होती है? थोड़ा सा प्रैक्टिस में जब कमी रह जाती है। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। तो इसकी स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने। तो यहाँ पर है इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, क्योंकि हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी तो ये इसके सदस्यों में तो होंगे ही, नेता थे इनके। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में। यह वाली जो संस्था थी उसमें और कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे? एक तो थे कांशीराम पंडित, दूसरे थे करतार सिंह सराभा और तीसरे रामचंद्र और सोन सिंह भकना जो थे, ये गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष हुए थे। यह भी याद कर लेना, सोहन सिंह भकना। राइट, यहाँ पर है इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। 60th क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए। राइट, तो हमने ये बताना है कि उसका भारत में आने का मंतव्य क्या था। लॉर्ड माउंटबेटन क्या चाहते थे, यहाँ पर आने क्यों चाहते थे? यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजित करने की विशेष हिदायत के साथ आए थे, या फिर यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की कोशिश की विशेष हिदायत के साथ आए थे, या फिर सी ऑप्शन है जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने की विशेष हिदायत के साथ आए थे। और फोर्थ ऑप्शन है कांग्रेस का विभाजन स्वीकार करने हेतु राजी करने का विशेष हिदायत के साथ यहाँ पर उनका आगमन हुआ था। तो एक्चुअली क्या था, लॉर्ड माउंटबेटन का आने का जो मेन कारण था वो था यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। उस समय वो चाहते नहीं थे कि भारत अलग हो जाए। बाद में आगे जाकर के माउंटबेटन प्लान्स उन्होंने बनाई थी, तो वो अलग बात है, क्योंकि माउंटबेटन भारत को एक साथ रखने का उन्होंने प्रयास किया था। जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने बहुत ज़्यादा हठ किया हुआ था कि उनको भारत से विभाजन होना ही चाहिए, हम अलग से पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। तो 3 जून को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की जो योजना बनाई थी ना, तो उसके लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, जे ऑप्शन बी यहाँ पर राइट ऑप्शन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खिलाफत आंदोलन में शहरी मुस्लिम को आंदोलन के घेरे में ला दिया। ठीक है, कारण क्या है कि राष्ट्रीय और खिलाफत दोनों आंदोलनों में साम्राज्यवाद विरोधी एक प्रबल तत्व था। तो हमने ये बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही कथन है। देखिए एक्चुअली क्या है कि खिलाफत आंदोलन में शहरी मुस्लिम को राष्ट्रीय आंदोलन के घेरे में ला दिया था। बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि एक्चुअली क्या था कि नवंबर 1919 में गांधी जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन हुआ था। 1919 में खिलाफत समिति का गठन हुआ और भारत में खिलाफत आंदोलन का आरंभ ब्रिटेन के द्वारा तुर्की के शासक जो था, तुर्की के जो जिसे खलीफा कहते हैं ना, उसके सभी अधिकार छीन लिए गए थे और उनको गद्दी से भी उतारना शुरू कर दिया था। तो एक तो था असहयोग आंदोलन भी उस समय चल रहा था, आपको पता होगा 1920 के आसपास जब असहयोग आंदोलन शुरू किया था गांधी जी ने, और उन्होंने चाहा था कि ये यदि हमारे साथ मुस्लिम भी आ जाते हैं और हिंदू भी आ जाते हैं और इंडियन मुस्लिम और हिंदू जब इकट्ठे होंगे तो उतना ही ज़्यादा प्रबल तरीके से हम अपने असहयोग आंदोलन को लीड कर सकते हैं, यही कारण था। तो राष्ट्रीय और खिलाफत दोनों आंदोलनों में साम्राज्यवादी विरोधी एक प्रबल तत्व था। ऑप्शन कारण भी इसका बिल्कुल सही कथन है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। 62वां क्वेश्चन है, सन 1905 में बंगाल के विभाजन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नरम दलियों की भूमिका समाप्त हो गई। तो कारण क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन ने गर्म दलियों को नरम दलियों से पृथक कर दिया था।
अभी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हमें पूरी स्टेटमेंट के बारे में पता हो तभी हम ऐसे क्वेश्चंस के आंसर सही कर सकते हैं। बंगाल विभाजन के बाद नरमपंथियों की जो भूमिका थी वो समाप्त नहीं हुई थी। यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, जो 1905 में बंगाल के विभाजन की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नरमपंथियों की भूमिका समाप्त हो गई थी, यहाँ पर समाप्त नहीं हुई थी, ये कथन गलत है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ था कि क्योंकि ये उनकी जो भूमिका थी उसमें तो बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था, तो बंगाल विभाजन ने गर्मपंथियों के उदय की ओर और अधिक व्यापक बनाया था। ठीक है, और 1907 में नरम दल और गर्म दल दोनों अलग हुए थे, लेकिन 1916 में जब 1916 आ गया, 1916 से आते आते कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, वो कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ठीक है, तो लखनऊ अधिवेशन में दोबारा से फिर से एक साथ आ गए थे दोनों, कांग्रेस के नरम दल और गर्म दल। ठीक है, यहाँ पर ये जो कारण है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ए गलत है परंतु आर सही है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। 63rd क्वेश्चन है, कथन और कारण से क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला सर्वप्रथम बिल 1911 ईस्वी में अस्वीकृत हो गया था। कारण क्या कहता है कि यदि प्रत्येक खेतिहर पढ़ने में सक्षम हो जाता तो असंतोष बढ़ गया होता। यहाँ पर दो कीवर्ड्स को हमने जरूर समझना है। यहाँ पर है अस्वीकृत हो गया था और असंतोष बढ़ गया था। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर करते हैं लेकिन आसानी से हो जाते हैं, और स्टेटमेंट का पता हो तभी हम इसको सही कर सकते हैं। भारत में शुरू में जो शिक्षा प्रणाली के बारे में जब 1911 में एक बिल आया था, उसको अस्वीकार कर दिया गया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और यदि प्रत्येक खेतीहर पढ़ने में सक्षम हो जाता तो असंतोष बढ़ जाता। उस समय ये कारण भी इसका यही था कि उनके अस्वीकार करने का कारण भी यही था कि यदि सारे लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे तो अंग्रेज़ों की नीतियों के बारे में उनको आसानी से समझ आ जाएगा, तो इसलिए उनके आने वाले समय में उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली थी, इसी कारण उन्होंने इस बिल को अस्वीकृत कर दिया था। तो यहाँ पर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर की ए सही व्याख्या है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। 64th क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। कथन और कारण से मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एकत्रित किए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। क्रिप्स प्रस्तावों को कांग्रेस ने अस्वीकृत कर दिया था, कथन यह कहता है, और कारण कहता है कि क्रिप्स मिशन में केवल श्वेत लोग सम्मिलित थे। तो ये दोनों स्टेटमेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सही कर सकें, तभी हम इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं कि क्रिप्स प्रस्तावों को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था। कारण इसका यह नहीं है कि क्रिप्स मिशन में केवल श्वेत लोग सम्मिलित थे, क्योंकि उस समय उन्होंने कहा था कि एक भारत को एक डोमिनियन राज्य बना दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद उसके बीच में कोई भी उनका स्वतंत्रता का जिक्र ही नहीं था किसी भी जगह पर, तो इसलिए उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, और जो मिशन जो था क्रिप्स मिशन, और उसमें जो जितने भी लोग थे सारे के सारे अंग्रेज थे, तो उस मिशन को श्वेत मिशन भी कहा जाता है। यह भी आप याद रखना कि क्रिप्स मिशन को श्वेत मिशन भी कहा जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। 65th क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रवींद्रनाथ टैगोर के बनाए चित्रों को वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए है यथार्थवादी, बी ऑप्शन है समाजवादी, सी ऑप्शन है पुनर्जीवनवादी, या फिर डी प्रभाववादी। जो रवींद्रनाथ टैगोर थे वो बंगाल के आधुनिक चित्रकार माने जाते हैं। ठीक है, और ये पुनर्जीवनवादी आंदोलन के प्रमुख सदस्यों में से एक थे। ठीक है, यहाँ पर है इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। 66 क्वेश्चन है, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? ऑप्शन ए है उद्योगों का अभाव, क्या उस समय उद्योग बहुत ज़्यादा कम थे? बी ऑप्शन है विदेशी पूंजी की कमी, सी ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों की कमी। क्या ऐसा हो सकता है कि भारत में प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो जाए? इतना अच्छा कंट्री है हमारा, यहाँ पर तो प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। ऑप्शन डी है धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में विनिवेश करने को तरजीह दिया जाना। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों को स्वतंत्र रूप से, क्योंकि उस समय उद्योगों का अभाव था। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ए। कारण इसका क्या था? क्योंकि जो अंग्रेज थे यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे अपने इंग्लैंड, वहाँ पर उन्होंने इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर रखी थी, वहाँ पर बनाते थे, बनाने के बाद प्रोड्यूस किया हुआ प्रोडक्ट होता था उसको भारत में ला करके भारत की मार्केट में बेचते थे, उनका यही काम था। तो इसलिए यहाँ पर उद्योग है ही नहीं थे,
तो यहाँ पर है राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। 67वां क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में बनने वाली पहली कथा टाकी फिल्म, जिसे हम कथा फिल्म कहते हैं, और टाकी जो बोलने वाली फिल्म होती है ना, वो कौन सी थी? हातिम ताई, ऑप्शन बी है आलम आरा, सी ऑप्शन है पुंडलीक, या डी राजा हरिश्चंद्र। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्या हो सकता है आपके हिसाब से इसका आंसर? तो भारत में बनने वाली पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। राइट ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन बी आलम आरा। ठीक है, तो जबकि भारत में बनने वाली जो पहली फिल्म थी वो थी राजा हरिश्चंद्र। ये पहली बनी हुई थी, और बोलने वाली फिल्म थी जो बोलती थी वो थी आलम आरा। यहाँ पर है राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। 68वां क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ये ऑप्शन ए है लॉर्ड मिंटो, बी ऑप्शन लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड एलिगन, या डी ऑप्शन है लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन का समय काल जो था वो 1876 से लेकर 1880 तक था, और दूसरे एंग्ल और अफगान युद्ध जो 1878 से लेकर 1880 ईस्वी के बीच बीच में हुआ था, तो ये इन्होंने ही लड़ा था। तो लॉर्ड लिटन एक महान लेखक माने जाते हैं, कहा जाता है कि बहुत प्रतिभावान व्यक्ति थे ये, और साहित्य जगत में ओवन मेरिडिथ इनको एक टाइटल दिया हुआ था। और भारत में लिटन को प्रकृतियावादी गवर्नर जनरल के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर है राइट ऑप्शन ऑप्शन क्या होना चाहिए? लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी। 69वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तो नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? ये देखना है हमने किसने ये काम करके दिखाया था। ऑप्शन ए है वॉन हेस्टिंग, बी ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी ऑप्शन है लॉर्ड वेलजी, और डी ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड हेस्टिंग, आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड हेस्टिंग का समय था 1813 से लेकर 1823 ईस्वी के आसपास लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे। तो उस समय जो एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से लेकर 1816 ईस्वी तक, एंग्लो और नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में भी हुआ था। और पिंडरियों का दमन करने का श्रेय यहाँ तक हम मानते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग को ही दिया जाता है, और हेस्टिंग ने मराठों को तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में पराजित किया था। थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध जब हुआ था उस समय भी लॉर्ड हेस्टिंग ही थे। तो उस समय जब उन्होंने पराजित किया, उसके पश्चात मराठा संघ को उन्होंने भंग कर दिया था। तो ये काम करने वाले थे लॉर्ड हेस्टिंग। यही एक गवर्नर जनरल थे जो उन्होंने यूरोप साम्राज्य जब उस समय धराशायी हो रहे थे, तो भारत में लॉर्ड हेस्टिंग ने अपना काम पूरे जोश के साथ किया। यहाँ पर है राइट ऑप्शन ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ये नहीं जरूर याद रखना, यहीं से गलती होती है हमेशा ही। तो हमने 4 स्टेटमेंट से ये स्टेटमेंट देखनी है कौन सी सही नहीं है। ऑप्शन ए है नील दर्पण नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित नाटक था। बिल्कुल सही कथन है। तो नील दर्पण जो नाटक था ये नील की खेती करने वाले जो किसान थे उनके ऊपर आधारित था। इसको लिखा था नील बंधु मित्र ने, यह भी याद कर लेना। इसके राइटर थे नील बंधु मित्र। और घसीराम कोतवाल नाटक के लेखक का नाम था विजय तेंदुलकर। ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो विजय तेंदुलकर नाटक जो है घसीराम कोतवाल के द्वारा लिखा गया था। नवीन चंद्र दास लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित नहीं था। ये कथन यहाँ पर गलत है। और उर्दू रंगमंच फारसी थिएटर पर बहुत अधिक आधारित हुआ करता था। यह कथन भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर है राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। ये कथन गलत है। आगे बढ़ते हैं। 71वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बार बार आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना होगा। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नीचे दे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का हमने चयन करना है। सूची 1 में पुस्तकें हैं और उनके द्वारा लिखे गए लेखक जिन्होंने लिखी हैं। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से लिखी थी विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखी गई है। ये ऑप्शन ए जो है सीधा 4 के साथ सम्मिलित होता है। और आनंद मंठ लिखी थी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और लाइफ डिवाइन ये श्री अरविंद घोष की रचना है। और साधना ये रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। यह है ऑप्शन ए में। यहाँ पर है राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं।
72 क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे, सिपाही विद्रोह। इन घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये 1855 और 56 के बीच में हुआ था, 1855 और 56 के बीच में। और उसके बाद आता है नील विद्रोह। नील विद्रोह हुआ था 1860 ईस्वी में, इसका ईयर जरूर याद कर लीजिए। और दक्कन दंगे हुए थे 1875 ईस्वी में। तो सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 ईस्वी में। तो इसका हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे पहले आएगा 4, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1, फिर आएगा 3। तो यहाँ पर है राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए। 73 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे के सारे जितने भी युद्ध हुए हैं ब्रिटिश शासन के दौरान, तो मोस्टली जितने युद्ध हुए हैं सभी आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लिखिए उनको, शुरू से लेकर के जितने हुए हैं उनको एक पेज पे लिख लीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए। आपके ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये तो परमानेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते ज़रूर हैं। तो सूची 1 में जो, और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। वर्ष और घटना क्रम दे रखा है। और 1775 में क्या हुआ था, 1780 में क्या हुआ था, 1824 में क्या हुआ था, 1838 ईस्वी में क्या हुआ था, ये हमने देखना है। और यहाँ पर इसका मिलाते हैं इसको सीधा हम। सबसे पहले 1775 में क्या हुआ था कि प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 में, ठीक है, ये है ऑप्शन 3 के साथ। और 1780 में हुआ था दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध, ये वाला, ठीक है। और उसके पश्चात आता है कि 1824 में पहला बर्मा युद्ध हुआ था, ठीक है, ये भी याद कर लेना। और 1838 ईस्वी में पहला एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। यहाँ पर ये है ऑप्शन सी में, राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। 74 क्वेश्चन है, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में राइटर्स हैं, उनके द्वारा लिखी गई बुक्स हैं, जो भी उन्होंने लिखा है वो उनके द्वारा लिखा हुआ, उसको हमने मिलाना है। ऑप्शन ए है श्यामजी कृष्ण वर्मा, इन्होंने लिखी थी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये वाली बुक इन्होंने लिखी थी। ऑप्शन 2 मैडम भीमाजी कामा, इन्होंने क्या लिखा, द तलवार, ये ऑप्शन यहाँ पर द तलवार इन्होंने लिखी थी। और एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई थी कॉमन वेल, ये वाला ऑप्शन 4 के साथ। और अरविंद घोष वंदे मातरम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ये है ऑप्शन ए में, यहाँ पर है राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए। तो ये थे 74 क्वेश्चन 4th सेट में। 5th सेट बिल्कुल इसके तुरंत बाद आ रहा है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी प्रेपरेशन बिल्कुल मूव ऑन करते रहिए, बिल्कुल भी आपने अपने आप को स्किप मत होने देना। एग्ज़ाम कभी भी आ सकता है, यूजीसी नेट का और यूपीएससी की डेट्स भी कभी भी आ सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।